ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आशीष गोयल आज यहाँ सभी गेस्ट स्पीकर्स एंड मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। आज की मीटिंग का एजेंडा है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस इन कोविड-19 एंड गाइडलाइंस टू बी गिवन बाय द एमसीजीएम डिपार्टमेंट। अभी मैं अपने ऑनरेबल सेक्रेटरी वडेल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी स्पीकर्स गेस्ट आज यहाँ उपस्थित है उनका प्लीज वेलकम करें सर। हाँ, सर्वांचे मी स्वागत करतो। गुड इव्हनिंग, शुभ संध्याकाळ। गृहनिर्माण संस्थाचा हा आमचा 5वा-6वा जो हा सेमिनार आहे किंवा परिसंवाद आहे, कारण मार्च महिन्यापासून कोविड-19चा हा वाढत निघालेला आहे। त्याच्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थेच्या कामकाजामध्ये त्याचाही परिणाम होतो। आमचे पदाधिकारी सभासद ते आम्हाला प्रत्येक बाबतीत सहकार्य करतात आणि आमचे चेअरमन साहेब आहेत, सर्व आम्ही कमिटी मेंबर्स वसंतराव शिंदे म्हणा एकत्र राहून हे बऱ्याच प्रकारचं कामकाज केलेलं आहे। आणि आता असा हा प्रसंग आलेला आहे कोविड-19च्या बाबतीमध्ये। सध्या झोपडपट्टीमध्ये किंवा ज्या चाळीमध्ये जो प्रादुर्भाव होता त्याच्यापेक्षा आता बिल्डिंगमध्ये आणि गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीमध्ये याचा प्रादुर्भाव वाढत निघालेला आहे। आणि खास करून आमच्या गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी अत्यंत प्रामाणिकपणे एक सोशल कमिटमेंट म्हणून कामकाज करत असतात। त्या बाबतीत त्यांना अत्यंत महत्वाची अशी माहिती व्हावी आणि काही ॲडिशनल काही सर्क्युलर्स असतात, बीएमसी म्हणा किंवा कलेक्टर साहेब म्हणा किंवा सरकार विभाग किंवा शासन किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट यांच्या बाबतीत अद्ययावत माहिती आपल्याला मिळण्यासाठी हे आजच्या या परिसंवादामध्ये मला अभिमान वाटतो की आपले उत्तर मुंबईचे जे काय गोपाळरावजी शेट्टी साहेब आहेत, हे आपले प्रमुख आहेत। त्यांना त्यांचा सहकार्यामधले त्यांचा बराच सहभाग आहे। अनेक ठिकाणी त्यांनी सहकार्याच्या मेळाव्यामध्ये ते हजर राहिलेले आहेत। त्यांनी आम्हाला अनेक बाबतीत मार्गदर्शनही केलेलं आहे। दुसरे आमचे प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ सहकारातील मार्गदर्शक सन्माननीय आमदार प्रवीणभाई दबेकर साहेब, एक धडाडीचे आमचे विरोधी पक्ष नेते, हे मुंबई सहकारी बँकेचे अध्यक्ष पण आहेत आणि आमचे मार्गदर्शक आहेत। यानंतर मला सांगायला अभिमान होतो की आमच्या गृहनिर्माण हाऊसिंग सोसायटीचे जे काही महासंघ आहे त्या महासंघामध्ये कायमचे आमचे बाजू मांडणारे, आमचे मार्गदर्शन करणारे, आम्हाला प्रत्यक्ष अनेक बाबतीत सहकार्य करणारे सहकार्यातील ज्येष्ठ नेते माननीय शिवाजीराव नरवडे साहेब, त्याच्यानंतर माननीय सिद्धार्थजी कांबळे, त्यानंतर श्री नंदकुमारजी काटकर, हे आमचे सहकार्यातील ज्येष्ठ आणि सहकारी आहेत, मार्गदर्शक आहेत। आजच्या प्रबोधावाचा जो प्रादुर्भाव आहे तो कोविड-19 प्रादुर्भाव गाईडलाईन्स आहेत, काही बाबतीत त्यांना मार्गदर्शन होण्यासाठी आजच्या त्यामध्ये DDR-4 म्हणजे 3 जे प्रमुख आहेत, जेवले साहेब हे प्रमुख आज सहकार विभागातले प्रमुख व्यक्ती आहेत। त्यांनी शेतकऱ्यांच्या गरजावर कामकाज केलेलं आहे। भागाच्या कमिटीमध्ये ते प्रमुख आहेत, ते आपले सहकारामधले प्रमुख आहेत। त्याच्यानंतर ज्या गृहनिर्माण संस्था आहेत या गृहनिर्माण संस्थेला बऱ्याच वेळी कमिशनर साहेब, मुंबई कमिशनर साहेब ते आम्हाला गाईडलाईन्स देत असतात। तर गाईडलाईन्स देण्यामध्ये आपल्याला विश्वास शंकरराव जे आपल्याला प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत त्यांचा सहभाग हा मोठा आहे। कारण या गृहनिर्माण संस्थेचं या कोविड-19च्या बाबतीतलं जे कामकाज आहे ते महानगरपालिकेतील कमिशनर साहेब आणि हे विश्वास शंकरराव साहेब हे जे आहेत ते झोन 7चे प्रमुख आहेत आणि त्यांचा सहभाग हा जो एरिया येतो तो मौलार, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर या भागाचे ते प्रमुख आहेत बीएमसीचे। त्याच्यानंतर आपल्याकडे जे उपस्थित आहेत, ज्या वॉर्ड मधले जे आमचे जे वॉर्ड ऑफिसर्स आहेत, पी वॉर्डचे प्रमुख जे आहेत ते डॉक्टर सावंगे पाटील साहेब आहेत, आर्यन वॉर्डचे प्रमुख जे आहेत SV निकम साहेब आहेत, RS वॉर्डचे सहकारी विभागाचे प्रमुख जे आहेत डॉक्टर सुनील कोठाळे साहेब आहेत। त्याचप्रमाणे या भागातील जे प्रमुख म्युनिसिपल असिस्टंट कमिशनर जे आहेत RS वॉर्ड, आर्यन वॉर्ड आणि आर सेंट्रल वॉर्डचे सुद्धा प्रमुख या आमच्या या सेमिनारला उपस्थित राहिलेले आहेत। हे श्री संजय कराडे साहेब आहेत RS वॉर्डचे, आर्यन वॉर्डचे श्रीमती संध्या नांदेकर साहेब मॅडम आहेत, आर सेंट्रल वॉर्डचे श्रीमती भाग्यश्री कापसे म्हणून आपले हजर आहेत। हे सगळं करत असताना आमच्या फेडरेशनचे जे प्रमुख
अध्यक्ष साहेब एकदम डायनॅमिक कामकाज करत आम्हाला या कोविड-19च्या बाबतीत मार्गदर्शन करून अनेक प्रकारचं कामकाज करण्यामध्ये आम्हाला प्रवृत्त केलेलं आहे. माननीय प्रकाश दरेकर, आमचे ज्येष्ठ संचालक माननीय वसंतरावजी शिंदे, डॉक्टर महाजन आमचे ट्रेझरर, तसेच सर्व आमचे संचालक मंडळ आणि खास करून आज या परिसंवादासाठी हजर असलेले संस्थेचे पदाधिकारी, सभासद यांचं मी खरोखरच मनापासून अभिनंदन आणि मनापासून स्वागत करतो. कारण गृहनिर्माण संस्थेची चळवळ ही जी आज पकवलेल्या मुंबईसारख्या ठिकाणी 40,000 गृहनिर्माण संस्था ज्या वाढलेल्या आहेत त्याचा प्रमुख कारणाचं जे प्रामुख्य आहे त्याच्यामध्ये सहकार्यामधील काम करणारे जे पदाधिकारी आहेत, सभासद आहेत, त्यांचा सहभाग हा मोठा असतो. म्हणून त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टीची माहिती होण्यासाठी त्यांना आपण निमंत्रित केले. मोठ्या संख्येने आपण हजर झालेला संध्याकाळी आज त्याच्यामध्ये महत्वाचे जे विषय आहे गृहनिर्माण संस्थेचं जे कामकाज होतं पाहिला आणि महाराष्ट्र सरकारी अधिनियम 1960 अधिनियम मध्ये जे कामकाज होतं त्या प्रमुख कामकाजामध्ये सुद्धा कोविड-19 हा काय प्रकार काय असतो काय नसतो हा 123 वर्षापूर्वीचा जो कायदा आहे त्या कायद्याअंतर्गत हा या कायद्यातले जे काही तरतुदी असतात त्याच्यामध्ये दंडात्मक कार्य होऊ शकते किंवा काही फौजदारी गुन्हे होऊ शकतात. म्हणून या संचालक मंडळ आहेत त्याला चांगल्या प्रकारची माहिती हवी आणि एक माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून फार मोठ्या असं एक आव्हान म्हणून त्यांनी कामकाज उचललेलं आहे. चांगल्या प्रकारचं कामकाज केलेलं आहे. म्हणून या ज्या कंटेनमेंट झोन आहेत, ग्रीन झोन आहेत, त्या झोनच्या बाबतीत चांगल्या माहिती मिळण्यासाठी BMC अधिकारी उपस्थित आहेत. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन, त्याची कारवाई कशी करावी, त्याचं गाईडलाईन्स मिळाल्या जातात, त्याच्या ज्या काय हा एक चांगला परिसंवाद आहे. त्यामध्ये कॉपरेशन करत असताना BMC चे काही सदस्य, BMC चे काही हेल्थ डिपार्टमेंटचे सदस्य आपल्याकडे येत असतात. त्यावेळी स्क्रीनिंगची जे टेस्ट केले जातात, ट्रेनिंग केलं जातं, त्यासाठी सुद्धा कशा प्रकारचं कामकाज त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती दिली जाईल. आता सरकारी संस्थेचं कामकाज करत असताना अनेक कायदा कानून नियम या बाबतीत आपण कामकाज करत असतो. असं असताना सुद्धा कोणत्या गोष्टी करू नयेत आणि कोणत्या गोष्टी कराव्यात या बाबतीत सुद्धा सहकारी विभागाचे आमचे प्रमुख जेवले साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. नंतर हे झाल्यानंतर प्रश्न उत्तर कोणाच्या काही शंका असतील त्याबद्दलही आमच्या या परिसंवादात उत्तर दिले जातील आणि मला वाटतं हा परिसंवाद चांगल्या यशस्वी होईल. मी सर्वांचं धन्यवाद मानतो आणि सर्वांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी त्यांच्या आपापल्या दिलेल्या कामकाजाप्रमाणे काम चालू करावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू वडेल सर. आई रिक्वेस्ट चेयरमैन साहब आप अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच दे के फिर वील हैव द गेस्ट स्पीकर्स टू स्पीक. चेयरमैन साहब प्लीज. नमस्कार. कोविड-19 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगामध्ये हांकार माजलाय. खास करून मुंबई शहरामध्ये रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढतात हे चित्र आपण पाहतोय. गेली 3-3.5 महिने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी प्रयत्न केलेत आणि काही महिन्यापूर्वी हा प्रादुर्भाव प्रामुख्यानं काही वस्त्यांमध्ये म्हणजे स्लम जो विभाग होता त्या स्लम परिसरामध्ये दिसत होता. परंतु आता मुंबई शहरामध्ये आणि खास करून उत्तर मुंबईमध्ये 65% रुग्ण हे इमारतीमध्ये गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये दिसतात आणि हा मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहून महानगरपालिकेचे अधिकारी त्याचबरोबर सहकार विभागाचे शासनाचे अधिकारी व गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांच्यामध्ये सुसंवाद साधावा या माध्यमातून मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून मुंबई शहरामध्ये अशा प्रकारचं कॉन्फरन्सिंगद्वारे मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन केलं जातं आणि आजचा 6वा मेळावा संपन्न होतोय. आणि खास करून यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी आणि गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमध्ये जो वाढता प्रभाव आहे तो कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेची
I'm joining यंत्रणा from connection. महापालिकेची यंत्रणा आहे, Will शासनाची यंत्रणा आहे, केंद्र सरकारच्या नियमाची शर्ती आहे. या अधीन राहून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी काम करतायत. परंतु कोरोना एवढं मोठं संकट आहे की शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्या अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी योद्धा म्हणून काम करत आहोत, पुढेही करू. परंतु प्रामुख्यानं गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या प्रवेशद्वारातून घरामध्ये येऊ पाहत असलेला हा कोरोना आपल्याला थांबवायचा आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हे उपस्थित आपले उपायुक्त सन्माननीय विश्वास शंकरराव साहेब असतील, आमच्या आर सेंटरच्या वार्ड अध्यक्षा सन्माननीय साक्षे मॅडम असतील, आर उत्तरच्या वार्ड अध्यक्षा सन्माननीय संध्या नांदेडकर असतील, आर दक्षिणच्या वार्ड अधिकारी सन्माननीय संजय कुराडे असतील. त्याचबरोबर मुंबई विभाग 3चे DDR सन्माननीय जेबले साहेब, त्याबरोबर उपनिबंधक रजिस्ट्रार निकम साहेब, कोटावळे साहेब, साळुंके पाटील साहेब, त्याचबरोबर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे डॉक्टर सन्माननीय उमेश वर्लीकर साहेब, असे अनेक मान्यवर आता ह्या सेमिनारच्या माध्यमातून उपस्थित आहेत. प्रथमतः मी या सर्व मान्यवरांचं, त्याचबरोबर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे उपस्थित पदाधिकाऱ्यांचं मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून उपस्थित कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवल्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो, आपलं हार्दिक स्वागत करतो. गेली 3-3.5 महिने मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील पदाधिकारी सदस्यांना घरपोच भाजीपाला असेल, अन्नधान्य असेल, ग्रोसरी असेल, ही मिळावी ह्या भावनेतून मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशननं एक ऍप निर्माण केला आणि ते ऍपद्वारे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची सदस्यांची ऑर्डर बुक करून त्याला आवश्यक असणारं सामान त्याला घरपोच देण्याची यंत्रणा ही मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनने केली. त्याचबरोबर आपण इमारतीमध्ये राहत असताना सॅनिटायझिंग करावं, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या ज्या उपाययोजना आहेत त्या कराव्या. त्याचबरोबर महापालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांनी ज्या गाईडलाईन दिल्या आहेत त्या गाईडलाईनला अधीन राहून आपण ह्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काम करावं, अशा अपेक्षेनं मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशननं काम केलंय. या मुंबई शहरामध्ये जवळजवळ 40,000हून अधिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत आणि ज्या आपण आता उत्तर मुंबईमध्ये अशा प्रकारच्या सेमिनारच्या माध्यमातून एकत्र आलो त्या विभागामध्ये 8,550 गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. हे एवढ्यासाठीच सांगतो कारण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखावा, त्याच्यावर विचार विनिमय करून उपाययोजना करावी आणि हे प्रसार आणि माध्यम हे गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून केल्यामुळे नक्कीच त्याच्या प्रकारचा प्रादुर्भाव कमी होण्याचं चित्र आपल्याला दिसतंय. सुरुवातीला गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून मग आमचे मेड सर्वंट असतील, वॉचमॅन असतील, अशा प्रकारची काळजी त्यांच्याकडे घेतली. परंतु गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांची काळजी घेण्याचं काम केलं. परंतु 3-3.5 महिन्यानंतर जिथे इतके ज्येष्ठ नागरिक होते तिथे मेड सर्वंट उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे हाल होत होते आणि नुकतं शासनानं GR काढून म्हणजे 79च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार साथीरोग कायद्याच्या अनुषंगानं त्यावर आपल्याला निर्बंध घातलेले आहेत. त्याचबरोबर घरेलू कामगारांना घरामध्ये येण्यासाठी प्रवेश करण्याचाही GRच्या माध्यमातून आपल्याला सूचित केलंय. परंतु हे करत असताना आपल्या घरेलू कामगारांच्या हाताला काम मिळालंच पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची त्यामध्ये राहणाऱ्या पदाधिकारी सदस्यांचीही आरोग्याच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी अशा प्रकारचा मार्ग आपण काढून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून जे भेडसावणारे प्रश्न आहेत या कालावधीमध्ये ऑडिट असेल, AGM असेल, मेजर रिपेअर असेल, मेंटेनन्स भरणा असेल,
वसुली असेल, कन्व्हेन्स असेल, स्वयं पुनर्विकास असेल, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न भेडसावत होते. आणि खास करून 97च्या घटना दुरुस्तीनंतर त्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेसाठी 154चं एक नवीन चॅप्टर आलं आणि त्या अनुषंगानं आपल्याला 30 सप्टेंबर पूर्वी ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा एजीएम झाली पाहिजे, त्यापूर्वी ऑडिट झालं पाहिजे, अशा प्रकारचे कायद्याचे निर्बंध आहेत. परंतु कायद्यानं ह्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपल्याला शक्य नाही. म्हणून नुकतंच आम्ही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील साहेबांची आमच्या गृहनिर्माण मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यांनाही तशा प्रकारची विनंती केली. या 30 सप्टेंबर पर्यंत जी एजीएम आहे ती पुढे ढकलावी, 31 डिसेंबर पर्यंत करावी, अशा प्रकारचं आम्ही त्यांना विनंती केली. त्यांनीही सहकार मंत्र्यांनी, सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य करून तशा प्रकारचं सभा पुढे घेऊ अशा प्रकारचं शब्द दिला. कालच आम्हाला एक ईमेल सन्माननीय अजितदादा पवार साहेबांकडून आला. या तुमच्या सर्व सूचना आम्ही महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माण सचिवांना कळवल्यात आणि लवकरच त्याच्यावर तोडगा काढू अशा प्रकारचं आम्हाला ईमेलद्वारे कळवलंय. ह्या ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला आपल्याला समस्या भेडसावत आहेत त्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचं फेडरेशन म्हणून मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनचे सर्व संचालक मंडळ ही काळजी घेतील आणि त्यावर योग्य तो तोडगा निघेल. परंतु आज आपल्याला खऱ्याखुऱ्या अर्थानं कोरोना सारख्या संकटाला सामोरं जात असताना आपल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये कोरोना प्रवेश करणार नाही त्यासाठी काय काय केलं पाहिजे, अशा प्रकारची उपाययोजना ही आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून करूया. कारण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक राहतात आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रचार आणि प्रसार केला तर नक्कीच आपण कोरोना थांबवू शकतो. आणि आजच्या या सेमिनारच्या माध्यमातून महानगरपालिकेचे जे उपायुक्त आहेत, असिस्टंट कमिशनर आहेत, ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सहकारातील आपल्याला डीडीआर असतील, निबंधक असतील, तेही मार्गदर्शन करणार आहेत. काही पलीकडे काही आपले प्रश्न असतील त्यांनाही उत्तरं या माध्यमातून दिली जाणार आहेत. परंतु प्रामुख्यानं कोरोनाला हटवण्यासाठी आपण प्रत्येकाने प्रयत्न करतोय आणि यापुढे करू. आणि हा वाढता गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमध्ये जो प्रभाव आहे तो रोखण्यासाठी सर्व आपण एकमेकांनी मदत करून काम करूया अशा प्रकारची पुनगात या दिनी बाळगतो. पुनश्च एकदा सगळ्यांना मनपूर्वक धन्यवाद. उपस्थित मान्यवरांचा आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Chairman sir, thank you very much. Vishwas sir, I'll just interrupt 1 minute. Our MP sir Gopal Shetty sir wants to leave early, so I'll just request him to address us and then we can continue with you. Okay. मैं हाउसिंग फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, विशेष करके प्रवीण दरेकर, प्रकाश दरेकर, गोयल जी और हमारे मुंबई महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी जुड़े हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं. कोरोना महामारी के हम सब लोग एक साथ में होकर काम कर रहे हैं. बीमारी बहुत बड़ी है लेकिन सब लोगों का एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. मुंबई शहर के लोगों का हौसला इन दिनों में बढ़ा रहा है और हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये जो कोरोना का जो केसेस है वो कंट्रोल में आ रहा है, कम होते जा रहा है. इस प्रकार की बातें भी हम इन दिनों में वर्तमान पत्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं और टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं. फेडरेशन के बारे में आप सब लोग यहाँ पर आज चर्चा करने के लिए हम सब एक साथ में आए हैं. 4 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे पत्र व्यवहार मैंने स्वयं किए हैं. हाउसिंग फेडरेशन के लोग बार बार आकर मिले, प्रवीण दरेकर, प्रकाश दरेकर, इनका हफ्ते में 1-2 बार मिलना होता है. और मेरा ये पहले दिन से ही रुचि का विषय होने के कारण, चाहे मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में काम करते हो समय, महाराष्ट्र के विधानसभा में आमदार के रूप में काम करते समय, और जब केंद्र में मैं गया तो आज सांसद जब बन गया तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2022 तक सबको हक का पक्का घर मिलना चाहिए इस बात की घोषणा की. तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो और उसकी जो रुचि थी वो कायम रही है और मैं उसके पर बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ. मैं सरकार को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि ये 2-3 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे रिलैक्सेशन की घोषणा हुई है और वो अनिवार्य था, उसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि जब इंडस्ट्री एकदम कोलैप्स हो गई, पूरी की पूरी ठप हो गई है और ये कोरोना महामारी के बाद में हम जब निकलेंगे तो किसी के जेब में पैसा है ही नहीं और आप सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करके लोगों को काम में लगाना ये हमारे लिए प्रायोरिटी होगा. और जब हाउसिंग इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं तो इसमें हमारे
दिमाग में से हम लोगों ने इस बात को निकाल देना चाहिए कि बिल्डर लोगों का ये इंडस्ट्री है करके। बिल्डर लोग इसमें पैसा लगाते हैं, बिल्डर लोग इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। इस बात को अगर हम बाजू में रखेंगे तो ये इंडस्ट्री है जो मुंबई शहर में बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देता है। हमारा मुंबई महानगर पालिका का भी एक बड़ा रेवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्सेस, बाय वे ऑफ डेवलपमेंट चार्ज, ये सारा ये हाउसिंग इंडस्ट्री से ही आता है। हाउसिंग इंडस्ट्री में मुंबई शहर के मैं कहूंगा कि अबाउट 60% लोगों को अगर कोई काम देता है तो ये इंडस्ट्री काम देता है। इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात बताऊं तो कड़िया को इसमें काम मिलता है, सीमेंट कंपनी को काम मिलता है, इसमें स्टील कंपनी चलती है, इसमें कारपेंटर को काम मिलता है, इसमें इलेक्ट्रिशियन को काम मिलता है। इसमें आप 10 प्रकार के, एक घर बनता है तो घर में जितने प्रकार की चीजें लगती है, गैस का खाना पकाने का चूल्हा सेगड़ी हो, उससे लेकर सोने का बेड और गदला से लेकर जितनी भी चीजें हैं, ये सारे लोगों को ये इंडस्ट्री काम देती है और इसमें से वर्क जनरेट होता है। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। ये इंडस्ट्री को बहुत जल्दी जितना हम खड़ा कर पाए वो खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी बैंकों के माध्यम से जो व्यावसायिक लोग हैं उनको पैसा कैसा मिले उसके बारे में भी एक शिस्तबद्ध प्लानिंग से व्यवस्था हमको खड़ी करनी पड़ेगी। और जो गलत काम करने वाले, मुझे लगता है कि इतना सारा रेरा वगैरह सब आने के बाद अब ये सारा गलत काम करने वाले लोग धीरे धीरे इस सिस्टम से निकलते जा रहे हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी निकल जाएंगे। आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री में वही लोग रहेंगे जो कमिटमेंट पूरा कर पाएगा, वही लोग इसमें रहने वाले हैं। इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार क्या नहीं कर सकती है, सरकार गलत काम करने वाले को 1 मिनट में पकड़कर जेल में डालने की ताकत और उसकी प्रोविजन कायदा के माध्यम से हम सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम कोई एक्ट होते नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कोई करते नहीं है। नहीं तो ये देश में कायदे का भंग करे इतना किसी में हिम्मत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हम एक खुले मानसिकता में आकर खुले वातावरण में ये इंडस्ट्री को और ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को हमने मदद करने की आवश्यकता है। मैं एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा जिसमें हम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी अपना रोल बखूबी और बहुत ही ईमानदारी से हमको आने वाले दिनों में निभानी पड़ेगी। ये जो हम लोगों को लुभाने वाला जो काम करते हैं, कोई भी बिल्डर आता है रीडेवलपमेंट में 30%, 35%, 40%, जितना मांगे उतना, सब तय होने के बाद में भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आकर और 2% ज्यादा दिलाकर मैं इनका नेता बनूं, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। और इसके वजह से सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया है, सारा ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया है। इसलिए हमको यहाँ पर भी मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति का घर है, उसको घर से ज्यादा जगह मिलता है, उसको बाहर जाने के लिए भाड़ा मिलता है, नया एलिवेशन वाला उसको वापस बनकर मिलता है, इससे ज्यादा उसकी अपेक्षा क्या हो सकती है। लेकिन उसको सही समय पर बनाकर देना और दिलवाना ये हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए सब ने प्रामाणिक होने की आवश्यकता है। कोई बिल्डर अकेला प्रामाणिक होकर ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं, ऑफिसर अकेला प्रामाणिक होकर ये इंडस्ट्री चलेगा नहीं, पॉलिटिशियन ईमानदार होकर ये इंडस्ट्री चलने वाली नहीं है। लास्ट का व्यक्ति जब तक ईमानदारी का ये पूरा चेन नहीं बनता है तब तक ये इंडस्ट्री सही ढंग से चलेगी नहीं। ये इतने लंबे समय का मेरा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि ये हम सब लोग मिलकर प्रामाणिकता से, जितना हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर ये सिस्टम को बिगाड़ा है, हमें को इस सिस्टम को वापस ठीक ठाक करके लोगों को एक अच्छा अपने जीवन काल में रहने के लिए घर मिले, उसकी व्यवस्था हम सबको करने की आवश्यकता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारा बदलाव आपने कायदे में किया है, आपने डेवलपमेंट चार्ज कम किए हैं, आपने फंजिबल का जो पैसा भरना पड़ता था उसमें भी कम किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से प्लान जल्दी पास हो, वो भी सब हुआ है। लेकिन बात ये भी बताता हूँ, वास्तविकता में ये उतरता नहीं है। आज भी जितना समय बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है उससे ज्यादा अप्रूवल में समय हमारा बिगड़ता है। ये भी बात मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ। अब हमको स्पर्धा करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। ऑफिसर ने कहना चाहिए कि हम इतना जल्दी आपका प्लान पास करके देते हैं, आप कितना जल्दी बिल्डिंग बनाकर खड़ा करते हो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 बिल्डर लोगों का यादी बनाकर, जैसे कोरोना का हम रोज फिगर देते हैं, कितने लोगों को पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितने लोग मर गए, ऐसा ये बिल्डरों का भी एक लेखा जोखा मुंबई शहर के लोगों के सामने जाने का भी एक व्यवस्था अगर हम खड़ा कर पाए तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री वापस एक बार फले फूलेगी और ये मुंबई शहर का जो वैभव है वो वैभव को फिर एक बार हम एक अच्छे जगह पर लाकर खड़ा करने का
काम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। मैंने कुछ कड़वी बात कही होगी जो किसी को भी अच्छा लगा नहीं होगा, लेकिन अच्छी बातें हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। इसलिए आने वाले दिनों में अगर हमको नतीजा अच्छा निकालना है तो कुछ कड़वी बातें भी हमको कहनी पड़ेगी, वो सुनना भी पड़ेगा किसी ने, और उसको किसी ने अमल में भी लाना पड़ेगा। इन बातों को मैं आपके सामने रखते हुए मुझे फिर एक बार आप लोगों ने आपके इस कार्यक्रम में आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मेरी इच्छा थी कि मैं सारे लोगों की बात सुनूं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी सीखा हूं, समझा हूं, लोगों का सुनकर सीखा हूं, तो मेरी इच्छा थी। लेकिन मेरा एक साथ में आज 3 जूम पर मीटिंग होने की वजह से मैं ज्यादा समय आपके साथ में रह नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रकाश और प्रवीण से सारी बातों का जायजा लेते हुए मेरा जो भी उसमें रोल आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता होगी वो करने का मैं प्रयास करूंगा। मैं हमारे डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर शंकर वाली को वो जो काम करते हैं उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और मैंने उनको थोड़ा डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपके कोई छोटे मोटे 2-4 मुद्दे को तो आप उठाते हैं तो उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Thank you very much for being with us. थैंक यू। Now we go ahead. I request Deputy Municipal Commissioner Zone 7 Vishwas Shankar Rao sahab to please address the crowd, please. सबसे पहले तो मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन श्री दरेकर साहब, सेक्रेटरी श्री वोडेर साहब, मिस्टर गोयल, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसी के बाद आज यहाँ पर उपस्थित सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो पदाधिकारी है उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमने जो अपील की थी कि इस जूम कॉल का आयोजन किया जाए, और इस जूम कॉल के माध्यम से जो मुंबई महानगर पालिका कोविड के बारे में जो काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाए, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे हमें जो कोऑपरेशन चाहिए उस बारे में कुछ चर्चा हो। तो लास्ट मार्च के 2nd वीक से ये जो कोरोना की महामारी के बारे में जो काम चल रहा है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहकार्य हमें मिला है। उसी की वजह से हम लोग आज तक इस फाइट में डे टू डे हमारी स्ट्रैटेजी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्य में जो लोकल कारपोरेटर्स है, एमएलएज है, एमपीज है, सारे लोग जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज भी है, लास्ट लॉकडाउन में जितना सहकार्य उन्होंने किया है उसकी वजह से आज हम अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लास्ट 15-20 दिनों में हमने जो देखा है मुंबई के जो केसेस में जोन 7 पर्टिकुलरली जो नॉर्थ मुंबई है, नॉर्थ मुंबई के केसेस जो बढ़ रही है उसको केसेस जो है इनिशियली जो बढ़ रही थी उसमें 70% केसेस स्लम से बढ़ रही थी और हार्डली 20-30% केसेस जो है बिल्डिंग से बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 15 दिनों में ये केसेस अभी बिल्डिंग से 70% आ रही है और 30% केसेस स्लम से आ रही है। स्लम से जो केसेस बढ़ रही थी वो स्लम्स में केसेस बढ़ने का जो कारण है वो हम जान सकते हैं कि 10 बाय 10 की रूम में 4-5 लोग रहते हैं, पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं, इसकी वजह से स्लम्स की केसेस बढ़ रही थी। तो उसको हमने स्लम्स के लोगों का स्क्रीनिंग करके, स्लम के लोगों को जो जानकारी देके और उसके बाद में टॉयलेट का सैनिटाइजेशन करके उसको नियंत्रण में लाया है। तो मैं बता रहा था कि जो सोसाइटीज में जो केसेस बढ़ रही है ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि स्लम्स में केसेस बढ़ने की रीजन बहुत सारी होती है, वो अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सोसाइटीज में इंडिपेंडेंट टॉयलेट्स होते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसकी न लेने की वजह से शायद पिछले 20-25 दिनों में हमारे सोसाइटीज में काफी सारे केसेस बढ़ रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपको हमारी एसओपी पता है सारी सोसाइटीज में, क्योंकि जहां जहां पर केसेस आई है वहां पर हमने जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं उसके अनुसार सोसाइटी के कमेटी मेंबर, सेक्रेटरी, चेयरमैन और उनके कमेटी मेंबर्स सारे चीजों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पर इसका पालन नहीं हो रहा है। किसी को लगता है कि हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो मास्क की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो गेस्ट के साथ बात करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, या फिर पार्क्स में घूम रहे लोग तो पार्क्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुकरण नहीं कर रहे हैं और उसके बाद मास्क भी नहीं पहनते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ कुछ सोसाइटीज ने बहुत अच्छा काम किया है जिसमें वो आने वाले हर व्यक्ति का थर्मल चेकिंग, स्क्रीनिंग करते हैं। इवन उन्होंने SpO2 रख के ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना शुरू किया है। उनके यहाँ पे आने वाले जो मेड्स है, ड्राइवर्स है, या फिर जो भी विजिटर्स है, या फिर सोसाइटी मेंबर्स है। तो मेरी एक अपील है सोसाइटी से कि हम लोग
जहाँ पर जब स्लम में जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए तो वहाँ पे हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन सोसाइटीज में काफी सारे लोग बाहर नहीं आते हैं। तो जब हम लोग कोई ऐसा कैंप अरेंज करते हैं तो हार्डली 20-25 लोग आते हैं, जहाँ की 100-150 लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरी अपील है कि जहाँ पर भी हम ऐसे कैंप्स अरेंज करते हैं वहाँ पे प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आपके जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं, जहाँ जिनको खांसी है, ब्रेथलेसनेस है या सर्दी है या बुखार है, ऐसे लोगों को आप प्रोएक्टिवली बाहर लाके उनको स्क्रीन करवाइए, टेस्ट करवाइए। तो क्या होगा कि जो अर्ली डिटेक्शन की वजह से ऐसे केसेस में इंक्रीज नहीं होंगे और जल्दी उसका इलाज भी किया जाएगा। दूसरा, जैसे हमने अभी कुछ सोसाइटीज में डूज एंड डोंट्स के बैनर्स बना के देना शुरू किया है। वो आपको इस फेडरेशन के माध्यम से आप सभी को हम लोग सर्कुलेट करेंगे ग्रुप के ऊपर। आई रिक्वेस्ट सेक्रेटरी कि आप ये सब जो हम लोग बैनर्स वगैरह आपको देंगे वो जरा प्लीज सर्कुलेट कीजिए आपके माध्यम से। तो क्या होगा कि काफी सोसाइटीज में इस जानकारी का अगर अभाव होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसकी भी मदद होगी। आज यहाँ पर हमारे तीनों असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है। वार्ड वाइज वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या सिचुएशन है हर वार्ड में, कितने केसेस है, कितने केसेस बिल्डिंग्स से है और कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके मन में भी काफी सारे प्रश्न होंगे, वो प्रश्नों का हम भी उत्तर देंगे। आपकी जो भी शंका होगी उसको दूर किया जाएगा। आज तक हम लोग मिलकर काम करते आए हुए हैं। जैसे आपने आज तक बहुत सारा कॉर्पोरेशन कारपोरेशन को दिया है, भविष्य में भी इसी तरह का कॉर्पोरेशन दीजिए। हम जो डूज एंड डोंट्स आपको देंगे उसका पालन कीजिए, सो दैट हमारे नॉर्थ मुंबई से बोरीवली, कांदिवली, दहिसर से जो केसेस बढ़ रही है उनको कंट्रोल में लाया जाए और जल्द ही हम सारे केसेस को कंट्रोल में लाके कोरोना से मुक्ति पाने के प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स है तो उनको परमिट किया जाए तो वो अपने मुद्दे रखेंगे और वार्ड्स की जो क्या सिचुएशन है वो भी बताएंगे। धन्यवाद। वेलकम प्रवीण भाऊ। मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनने एक अत्यंत चांगलं सेमिनार या ठिकाणी आयोजित केलं, त्याबद्दल गृहनिर्माण फेडरेशनचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। कारण कोरोना सारख्या संकटाच्या काळामध्ये हाऊसिंग सोसायटीच्या चेअरमन, सेक्रेटरी, प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक चांगलं व्यासपीठ या ठिकाणी निर्माण केलं गेलंय। आणि विशेषतः महत्वाचं की टीएमसी, एएमसी हे या ठिकाणी उपस्थित असल्या कारणानं कोविडचं नियंत्रण ज्यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेत होतं त्यांना गृहनिर्माण संस्थांना काही सूचना करायच्या असतील, काही प्रिकॉशन्स घेण्यासंदर्भात सांगायचं असेल तर या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्था आणि महापालिकेशी समन्वय सुद्धा नीट पद्धतीने या ठिकाणी होऊ शकणार आहे। राज्य शासनाकडून ज्या गाईडलाईन्स या ठिकाणी गृहनिर्माण संस्थांना या ठिकाणी दिल्या आहेत त्याही गाईडलाईन्सची चर्चा मला वाटतं या सेमिनार मध्ये या ठिकाणी होईल। हे करत असताना आपण माणुसकीच्या दृष्टीनं गृहनिर्माण संस्थेने या ठिकाणी आपण सर्वांनीच वागलं पाहिजे। कारण आज जे वातावरण गृहनिर्माण संस्थांमध्ये या ठिकाणी दिसतंय त्या ठिकाणी थोडस माणुसकी नसल्यासारखे आपण एकमेकांशी वागताना दिसतोय। निश्चितपणे कोरोनाची काळजी घेतली पाहिजे, परंतु मानवतावादी दृष्टिकोन पण गृहनिर्माण संस्थांमध्ये येणाऱ्या संदर्भात किंवा आपल्या सोसायटीमध्ये वावरताना त्या ठिकाणी आपल्याकडून राखला गेला पाहिजे। मला वाटतं अजून एएमसीचं मार्गदर्शन होणार आहे। शासन स्तरावर किंवा महापालिका स्तरावर जर काही त्या ठिकाणी तुमचे प्रश्न असतील तर आपण ते माझ्याकडे लेखी स्वरूपामध्ये या ठिकाणी द्या। आता सगळ्यांच्या सूचना या ठिकाणी घ्या। निश्चितपणे शासन स्तरावर आणि महापालिकेशी संबंधितांशी बोलून आपण त्या गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लावू हा विश्वास या ठिकाणी देतो। मला दुसरं एक सेमिनार या ठिकाणी असल्या कारणानं महत्वाचं राज्य शासनाच्या सोबत सेक्रेटरींबरोबर मला आपण रजा द्यावी अशा प्रकारची विनंती आयोजकांना करतो।
आणि एएमसी आणि त्यातल्या तज्ञ लोकांचं जे मार्गदर्शन आहे ते सगळ्यांनी अगदी शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी मनोभावे ऐकावं अशी सुद्धा मी विनंती सगळ्यांना करतो आणि मला त्या ठिकाणी लिव्ह व्हायची परवानगी द्या. थँक्यू सर. आशिष, हाँ थैंक यू प्रवीण भाई. परमिशन. हाँ हॅलो, प्रवीण भाऊ. हाँ प्रवीण भाऊ. हा मी लिव्ह होतो म्हटलं. हाँ ठीक है चेयरमैन साहब. ओके. ओके. थैंक यू प्रवीण जी. थैंक यू. मैं बोरीवली के असिस्टेंट कमिश्नर भाग्यश्री कापसे मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा मार्गदर्शन करें. आप सबको नमस्ते. मैं डॉक्टर भाग्यश्री कापसे, असिस्टेंट कमिश्नर आर सेंट्रल वार्ड. बोरीवली का जो ट्रेंड चल रहा है अभी ऐसा है कि हम शुरुआत से ही स्लम को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रख सके हैं. आज अगर देखेंगे तो टोटल हमारे जो केसेस है 3887 केसेस है. तो 3887 केसेस में से 733 केसेस हमारे स्लम्स के हैं और 3154 केसेस हमारे बिल्डिंग्स के हैं. दिस इज द एरिया ऑफ वेरी ग्रेव कंसर्न कि हमारी बिल्डिंग्स की जो पॉजिटिविटी है या वहां का जो स्प्रेड है वो 82% है और जो स्लम्स का है वो सिर्फ 18% है. इसका मतलब यही होता है कि हमारी जो बिल्डिंग्स है वहां पर जिस तरह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए था उस तरह से वो प्रोटोकॉल फॉलो किया नहीं जा रहा है. अगर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से 3887 पॉजिटिव पेशेंट में से 2013 पेशेंट जो है वो रिकवर्ड है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज के तारीख में जो एक्टिव पेशेंट्स है वो 1823 है और 160 डेथ है. अब ये 1823 जो एक्टिव केसेस है उसमें से बहुत सारे लोग वो होम क्वारंटाइन है और वहीं पर हमें ऐसे लग रहा है कि होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन जो हम लोग अलाउड कर रहे हैं वहीं पर हमें थोड़ा अभी ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि क्या हो जाता है कि हर कोई चाहता है कि हम लोग होम आइसोलेशन में रहे और होम आइसोलेशन में रहने के बाद वो जिस तरह से उन्होंने रूम के अंदर में क्वारंटाइन होना चाहिए या घर के अंदर में जिस तरह की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं. इसलिए क्या हो जाता है कि अगले जो 7-8 दिन में उनके घर के सब लोग पॉजिटिव हो जाते हैं. और अगर मैं आपको बताऊं इस रेशो को तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पर 1000 लोग ऐसे हैं कि जो इंडेक्स पेशेंट है लेकिन उसके जो HRC है, जो डायरेक्ट रिस्क हाई रिस्क कॉन्टेक्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे उनके घर के जो फैमिली मेंबर्स है वो 2000 के आसपास है. इसका मतलब यही होता है कि हम जो होम आइसोलेशन अलाउड कर रहे हैं उसको अभी हमने थोड़ा विचार करना चाहिए कि ये अलाउड करना है या नहीं करना है. दूसरी बात ये है कि हम लोग जितने भी लोग हैं यानी बहुत अच्छी सोसाइटीज बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, कहीं पर स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं. ये सब होने के बाद भी जो परसेंटेज है हमारा पॉजिटिविटी का वो प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट जो है वो बहुत ज्यादा है. और हम जब हमारे यहाँ से जब जितने भी कैंप्स लेते हैं, आपको पता होगा जीरो मिशन के अंतर्गत हमने अभी 40 कैंप्स लिए. वो कैंप्स में जब हम लोग लोगों को स्क्रीन करते हैं या सस्पेक्ट्स ढूंढ के निकालते हैं तो सस्पेक्ट्स में से बहुत मुश्किल से लोग हमें पॉजिटिव मिलते हैं. यानी जो परसेंटेज है हमारा डायरेक्ट हमारे जो क्वारंटाइन हम लोग हमारा चारकोप सेक्टर 9 में जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर हम जब एंटीजन टेस्ट करते हैं या स्वैब टेस्टिंग करते हैं तो उसकी जो पॉजिटिविटी रहती है वो 4% है. लेकिन जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लैब्स के तरफ से आप जिस तरह से कर रहे हो उसकी पॉजिटिविटी 40% है. इसका मतलब यहाँ पर भी हमने देखना चाहिए कि हम किस लैब से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लैब्स के रिपोर्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डाउटफुल है. अब उनको हम लोग रीचेक कर रहे हैं. हम लोग चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पर जितने भी लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए. हमारे यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में हमने व्यवस्था करके रखी है जो टेस्टेड है. अगर आप चाहते हो कि उसकी एंटीजन टेस्ट होना चाहिए तो एक बार रीवेरीफाई भी कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं. अभी पहले हम लोग सिर्फ एक फ्लोर सील कर रहे थे, अभी गए 7 दिन से मैं पूरी बिल्डिंग सील करने के मैंने और ऑर्डर दिए, क्योंकि मुझे किसी भी तारीख में किसी भी
सूरत में ये बिल्डिंग का जो पॉजिटिविटी है वो कम करना है। आज पहले बार आर सेंट्रल में 125 केसेस पॉजिटिव आई है और 125 में से 119 मैंने 119 जो केसेस हैं 119 केसेस बिल्डिंग की है और बाकी की सिर्फ 10 केसेस जो है 10 भी नहीं 7 केसेस जो है वो मेरी स्लम की है। तो आप सोचो कि इस तरह का क्यों हो रहा है। तो ये एक सोचने वाली बहुत बात है। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा बिल्डिंग के तरफ अभी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। इसलिए हमने अभी बहुत ही स्ट्रिक्टली सब बिल्डिंग जहां पर भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको पूरा बिल्डिंग सील कर रहे हैं। तो आप प्लीज हमें कोऑपरेट करिए। हमने अभी आपको बताया है कि हमारी कोविड वॉर रूम है आर सेंट्रल की, उसका आपके पास सबके पास नंबर है। अगर आपके पास नहीं है तो वो नंबर भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम रहे आप लोगों को कि जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो या आपको कोई भी तरह की वहां पर जानकारी चाहिए तो ये कोविड नंबर अगर आप नोट कर ले रहे तो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल 022-2894-7360। दिस इज अवर कोविड वॉर रूम। दिस इज 25 ओपन फॉर 24/7। any problem regarding COVID, we are there for you to help you out। इसलिए आप बिल्कुल ये मत करिए। और ये जो अभी जिस तरह का जो दौर चल रहा है, क्योंकि आई एम वेरी वरीड अबाउट द बिल्डिंग्स, क्योंकि ये बिल्डिंग्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा है, लेकिन ये जो ट्रेंड है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मेरे 125 में से 120 केसेस मेरे 119 केसेस मेरे बिल्डिंग के हैं